हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। मेरा नाम है सान्या नायर, योर केमिस्ट्री टीचर, मेंटर और दोस्त, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू पर। तो जैसे कि यार तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम शुरू हो चुके हैं एंड बस कुछ ही दिनों बाद तुम्हारे साइंस के बोर्ड का एग्जाम है। बट अभी भी बहुत सारे टाइगर्स ऐसे मैसेजेस करते हैं कि मैम हमें सब आ तो चुका है बट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देख के ना हमें बहुत डर लगता है। पता नहीं कहीं से कुछ भी पूछ लेते हैं, आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चन, दूसरी दुनिया के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हमें ना समझ नहीं आता, हमें बहुत डर लग रहा है। तो बेटा आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इजी सेशन लेकर आई हूं, यानी कि एफिशिएंट एंड क्रिस्प सेशन लेकर आई हूं, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 15 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को। जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको लिटरली ऐसा लगेगा कि यार कुछ भी नहीं है इनमें, है ना। जैसे तुम सोचते हो ना दूसरी दुनिया के क्वेश्चन उठा के दे देते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं, यार ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हैं, तो तुम कोई भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में तुमसे पूछ लिया जाए तुम उसको अटेम्प्ट कर लोगे, अच्छे से उसका आंसर लिख सकते हो। तो आज की क्लास में जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेटा 15 क्वेश्चंस देखेंगे एंड 15वें क्वेश्चन के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा ये थे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, अरे यार कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत ही आसान है। तो चलिए, मुझे पता है कि समय बहुत कीमती है, तो अब और समय व्यर्थ नहीं करते एंड स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को, जिसमें हम केमिस्ट्री के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए बेटा, पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। चल जाओ भाई, चल जाओ। ऑलराइट, सॉरी फॉर द डिले। ठीक है, चलिए। तो बेटा पहला क्वेश्चन कहता है द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज ड्यू टू। कह रहा है यहाँ ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं, किसकी वजह से निकल रहे हैं। तो बेटा आपके पास लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को आप हीट कर रहे हो, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है यार कि जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो, PbNO3 होल ट्वाइस, आप उसको हीट कर रहे हो तो वो डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। डिकम्पोज हो रहा है हीट की वजह से, तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया एंड टूट के वो आपको देता है PbO प्लस NO2 प्लस O2। तो बेटा ये जो आपको ब्राउन फ्यूम्स देखने को मिलते हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं NO2 की वजह से, ठीक है। ब्राउन फ्यूम्स आपको NO2 की वजह से देखने को मिलते हैं। सो आइए देखते हैं ऑप्शंस कौन से सही होंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, यहां तक तो ठीक चल रहा है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अरे क्या बात है, हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। ब्राउन फ्यूम्स आ रहे हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट आंसर हो गया माय डियर टाइगर्स ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अ मेटल एक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स क्लोराइड। एक मेटल है जो कि उसकी क्लोराइड से ऑब्टेन हो रहा है बाय एक्सपोजर टू सनलाइट। ये देखा देखा सा लग रहा है ना, सुना सुना सा लग रहा है। तो इन विच सेक्शन ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, टॉप, मिडल या बॉटम, इज इट लाइकली टू बी प्लेस्ड। तो बेटा ये मेटल आपका रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ होगा, टॉप पे, बॉटम पे या मिडल पे, ये पहला पार्ट है हमारा। तो देखो यार, मेटल क्लोराइड से ऑब्टेन हो रहा है बाय एक्सपोजर टू सनलाइट, तो इसके लिए हमने पढ़ा हुआ है बेटा, इसके लिए हमारे पास क्या आ जाता है, AgCl सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड का बेटा आप एक सेकेंड, तो बेटा सिल्वर क्लोराइड है आपके पास, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वो टूट जाता है एंड आपको देता है Ag प्लस Cl2। यस, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोलिसिस हो रहा है, यानी कि लाइट की मदद से हम डिकम्पोजिशन करा रहे हैं। तो ये जो आपको सिल्वर मेटल मिला है, ये रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ पाया जाता है, ये रिएक्टिविटी सीरीज में आपका बॉटम में होता है, हाँ कि ना। चलिए बहुत बढ़िया, पहला पार्ट तो हो गया। सेकेंड है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन द क्लोराइड सॉल्ट ऑफ मेटल एक्स अंडरगोज ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। तो बेटा रिएक्शन तो मैंने पहले ही लिख दिया कि क्लोराइड सॉल्ट ऑफ मेटल एक्स हमारा सिल्वर है, उसका क्लोराइड सॉल्ट यानी कि AgCl, जब इट इज एक्सपोज टू सनलाइट सो इट डिकम्पोजेस टू गिव यू Ag प्लस Cl2। ठीक है जी, क्लियर है कहानी, बहुत बढ़िया। चलिए इक्वेशन को हम बैलेंस भी कर देते हैं। तो यहाँ पे बेटा आपका Cl2 है तो यहाँ 2 लगा दिया, Cl2, अब Ag के आगे भी 2 लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2Ag 2Cl Cl2, ठीक है। चलिए जी, इक्वेशन आपको बैलेंस करके लिखनी है, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है माय डियर स्टूडेंट्स द डायग्राम बिलो शोज द सेटअप इन विच इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। ठीक है बेटा, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, ओके जी। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है,
आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, यानी कि हम जब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वो टूट जाता है, डीकंपोज हो जाता है टू गिव यू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। लिसिस का मतलब होता है ब्रेक करना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम ब्रेक कर रहे हैं, सो इलेक्ट्रोलिसिस इज टेकिंग प्लेस हियर। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन वो हो जाते हैं जहां पे एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है। अब यहाँ पे आप वाटर को एनर्जी दे रहे हो ना कि भाई तू ये ले एनर्जी ले इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड टूट जा। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका एंडोथर्मिक एग्जांपल होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे एनर्जी दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन इज रिमूव्ड केयरफुली फ्रॉम द apparatus. ओके, अ लिट मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, द गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। यार ये तो हमारे को पता ही है, हाइड्रोजन गैस का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी यही होता है कि हाइड्रोजन गैस जो है इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ठीक है जी, ओके। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन एंड इंडिकेट वेदर एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड और रिलीज। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है एंड ये बताना है कि एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है या रिलीज। तो देखिए बेटा, यहाँ पे जो वाटर है, ठीक है, वो एनर्जी लेके वो टूट रहा है टू गिव यू H2 प्लस O2। यस, तो बता दिया एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, रिलीज बता दिया कि अब्सॉर्ब हो रही है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। 2H2O gives 2H2 plus O2। देखो यार, 2 2 4 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 2 4 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। तो ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई एंड हमने ये भी बता दिया वेदर एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड। राइट, क्लियर है कहानी बच्चों? चलिए जी, शाबाश। फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि सान्या, ठीक है, आपकी मैम है बेटा, और उन्होंने क्या करा, aqueous solution of 3 salts, sodium acetate, sodium chloride and ammonium chloride in 3 test tubes. Test tubes are not labeled. On checking, she finds the pH of the solution to be 4.6, 7 and 8.9. Which of the following correctly matches the salts with their respective pH? तो basically, तो बेसिकली बेटा 3 सॉल्ट्स हैं। ठीक है, 3 सॉल्ट्स हैं और हमारे को उनके पीएच को काइंड ऑफ डिटरमाइन करना है। क्या 3 सॉल्ट्स हैं? सोडियम एसिटेट, ठीक है, सोडियम एसिटेट, सोडियम क्लोराइड, और तीसरा कौन सा है? सोडियम एसिटेट, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो बेटा इनके फॉर्मूला क्या होंगे देखते हैं। सोडियम क्लोराइड तो हो गया आपका NaCl। अब सॉल्ट किससे मिलके बनता है? सॉल्ट मिलता है एसिड एंड बेस से, मतलब सॉल्ट बनता है एसिड एंड बेस के मिलने से। राइट, एसिड एंड बेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट के मम्मी पापा कौन है? एसिड एंड बेस। तो अगर मेरे पास NaCl है तो NaCl किस एसिड और बेस से मिलके बना होगा? तो देखिए बेटा, आपके पास NaCl है तो आपके पास बेस हो गया NaOH और एसिड हो गया आपके पास HCl। ठीक है, सोडियम एसिटेट की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका CH3COONA। यहाँ पे आपका बेस हो जाएगा बेटा NaOH और एसिड हो जाएगा आपका CH3COOH। राइट, इफ आई टॉक अबाउट अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड होता है आपका NH4Cl। यहाँ पे आपका बेस हो जाएगा NH4OH एंड आपका एसिड हो जाएगा बेटा HCl। राइट, चलिए, तो अब हमें ये पता है कि अगर एसिड और बेस की ताकत बराबर है तो वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देते हैं एंड जो आपको सॉल्ट मिलता है वो कैसा होता है बेटा? कंप्लीटली न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे एंड जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा। एंड न्यूट्रल चीजों का पीएच क्या होता है बेटा? न्यूट्रल चीजों का पीएच होता है 7। अब यहाँ पे मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो ऐसे में आपका सॉल्ट क्या होगा? बेसिक इन नेचर होगा, क्योंकि बेस ज्यादा ताकतवर है ना, तो जो सॉल्ट बनेगा इट विल बी बेसिक इन नेचर एंड बेसिक चीजों का पीएच ग्रेटर देन 7 होता है। यहाँ पे आपके पास वीक बेस है एंड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा? एसिडिक इन नेचर, क्योंकि एसिड ज्यादा ताकतवर है। बेस पूरी कोशिश करेगा इसको खत्म करने की, एसिड को खत्म करने की, न्यूट्रलाइज करने की, बट एसिड स्ट्रॉन्गर है, तो जो सॉल्ट बनेगा इट विल बी एसिडिक इन नेचर एंड एसिडिक चीजों का पीएच लेस देन 7 होता है। तो चलिए जी, सोडियम क्लोराइड का पीएच 7 हो गया, तो यहाँ पे देखते हैं
pH 7 किसका? सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड एक ऑप्शन ए में है और डी में है, तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। नेक्स्ट देखो बेटा, आपका जो सोडियम एसिटेट है उसका pH ग्रेटर देन 7 है, तो सोडियम एसिटेट का pH ग्रेटर देन 7, ये pH ग्रेटर देन 7 है सोडियम एसिटेट, ये रहा, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखिए, आपका जो अमोनियम क्लोराइड है उसका pH लेस देन 7 होगा, तो लेस देन 7 ये रहा 4.6 एंड ये रहा आपका अमोनियम क्लोराइड। तो देखो भाई क्या हो गया आपके पास, सोडियम क्लोराइड का pH 7, अमोनियम क्लोराइड का लेस देन 7 एंड सोडियम एसिटेट का ग्रेटर देन 7। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए जी, बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है बेटा, इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप गिवन बिलो it is observed that on passing the gas produced in the reaction in solution X, the solution X first turns milky and then colorless. The option that justifies above stated observation is X is aqueous calcium hydroxide and, तो बेटा सीधी सी बात है, यहाँ पे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट है, एसिड एंड मेटल कार्बोनेट के बीच में रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। तो क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, तो ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये लाइम वाटर को, ठीक है, एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या करेगी बेटा, लाइम वाटर को मिल्की कर देगी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। आपका CaCO3 प्लस H2O बनता है, CaCO3 आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, तो इसकी वजह से आपका लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। बट अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सेस में पास कराती हूँ तो अब आपकी फॉर्मेशन हो जाती है कैल्शियम बाइकार्बोनेट की, CaHCO3 होल ट्वाइस की, एंड ये आपका सॉल्यूबल इन वाटर होता है, तो मिल्कीनेस डिसअपीयर्स, ठीक है। चलिए अब ऑप्शंस देखते हैं। It turns milky due to carbon dioxide gas liberated in reaction and after some time becomes colorless due to formation of calcium carbonate. गलत, ठीक। It turns milky due to formation of calcium carbonate, ठीक है, okay. And on passing excess carbon dioxide, it becomes समथिंग कलरलेस ही लिखा होगा ना यहाँ पे, इट बिकम्स कलरलेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज सॉल्यूबल इन वाटर। तो बेटा ये बिल्कुल आपका सही है कि ये आपका मिल्की क्यों होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से, एंड ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सेस, तो होगा क्या बेटा, लाइम वाटर जो है इट बिकम्स, जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। सो इट बिकम्स कलरलेस कह लो, या फिर हम कह सकते हैं कि मिल्कीनेस डिसअपियर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज सॉल्यूबल इन वाटर। द करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of these graphs show the pH of milk changes as it forms curd? तो बेटा मिल्क में जब लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है तो कर्ड बनता है ना, कर्ड कब बनता है, जब मिल्क में लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होने लगती है। अब एसिड बन रहा है तो ऑब्वियसली pH कम होता जाएगा, है ना, तो इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि विद टाइम आपका pH कम होता जा रहा है, ठीक है, क्लियर, सिंपल। चलो अगला क्वेश्चन। सुनीता कैरिड आउट द फॉलोइंग रिएक्शंस इन द लेबोरेटरी, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बेटा आपके पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, ठीक है, रिएक्शन कराया HCl के साथ। अब मेटल कार्बोनेट जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके आपको देता है सॉल्ट NaCl, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इक्वेशन को साइड बाय साइड बेटा बैलेंस भी कर लेते हैं, तो इसकी बैलेंसिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 सोडियम, यहाँ पे एक ही सोडियम है तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया, ठीक, 2 सोडियम 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, 1 + 2 3 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ठीक है, एंड 1 Cl, यहाँ पे 2 Cl, तो यहाँ पे बेटा मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, तो 2H हो गया 2 Cl हो गया और यहाँ पे 2 Cl हो गया, तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया आपका NaHCO3, इसका रिएक्शन हम HCl के साथ करा रहे हैं, तो सेम आपको सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, तो यू विल गेट NaCl प्लस H2O प्लस CO2। इसको भी एक बार हम बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको भी बेटा एक बार बैलेंस कर लेते हैं, तो 1 सोडियम 1 हाइड्रो, मतलब 2 हाइड्रोजन हो गए टोटल, 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, 1 + 2 3 ऑक्सीजन, है ना, Cl1 तो ये तो आपकी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, राइट। चलिए जी, तो अब हम क्या देखते हैं बेटा, क्वेश्चन में कहता है शी फाउंड दैट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इन बोथ द रिएक्शंस वाज सेम। दोनों केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड सेम बन रही है। इज हर फाइंडिंग करेक्ट, जस्टिफाई योर आंसर। तो बेटा सुनीता जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि दोनों केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट सेम है, 1 मोल, देखो 1 1 है ना इसके आगे। चलिए, हाउ डज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड इन केस
1 कंपेयर विद द अमाउंट ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड इन केस 2। तो बेटा केस 1 में आपका डबल सॉल्ट बन रहा है इन कंपैरिजन टू केस 1, राइट। तो दोनों पार्ट समझ आ गए, क्लियर हो गई कहानी, जल्दी बताओ मुझे, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बेटा almost all metals combine with oxygen to form metal oxides. Metal oxides are generally basic in nature, but some metal oxides show basic as well as acidic behavior. Different metals show different reactivities towards oxygen. Some react vigorously while some do not react at all. So what happens when copper is heated in air? तो बेटा जब copper heated in air होता है तो it forms copper oxide. क्या बनाता है बेटा? copper oxide बनाता है। Give one example of amphoteric oxide. तो बेटा amphoteric oxides ऐसी oxides होती हैं जो acidic as well as basic दोनों behavior show करती हैं। तो अब यहाँ पे कोई example देना है तो आप कोई भी example दे सकते हो, Al2O3 हो गया या फिर ZNO हो गया, है ना, आप कोई भी example दे सकते हो। अब यहाँ पे reactions भी एक बार मैं लिख देती हूँ बेटा। सपोज कीजिए अगर मैंने लिखा Al2O3, ये एक amphoteric oxide है, यानी कि it can show both acidic as well as basic behavior। तो अगर मैं Al2O3 का रिएक्शन एसिड के साथ कराती हूँ तो ये एसिड है तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो आपको मिलेगा यहाँ पे AlCl3 प्लस H2O। और यही अगर मैं Al2O3 का रिएक्शन NaOH के साथ करा दूं, NaOH बेटा बेस है तो Al2O3 एसिड की तरह बिहेव करेगा, एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे आपको मिलेगा NaAlO2 प्लस H2O, ठीक है। एंड ये क्या होता है बेटा? ये होता है आपका सोडियम अल्यूमिनेट, ठीक है। क्या नाम है इसका? सोडियम अल्यूमिनेट। और अगर मैं ZNO के रिएक्शंस लिखूं तो ZNO जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा, आपको मिलेगा ZnCl2 प्लस H2O, ठीक है। एंड ZNO जो है वो आपका NaOH के साथ रिएक्ट करेगा माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। एंड आपको मिलेगा Na2ZnO2, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, प्लस आपको H2O मिल जाएगा। चलिए जी अगला पार्ट कहता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस। Na2O प्लस H2O, तो बेटा Na2O प्लस H2O आपको NaOH दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए Al2O3 प्लस NaOH, तो बेटा Al2O3 का रिएक्शन NaOH के साथ क्या मिलेगा मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुकी हूँ, राइट। बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है an element M with electronic configuration 283 combines separately with Cl minus SO4 2 minus anions. Write the chemical formula of the compounds formed. तो पहले इतना पार्ट सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन का। M की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8,3। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? M की वैलेंसी हो जाएगी 3, क्योंकि आपको याद होगा हम वैलेंसी के लिए क्या बोलते थे कि अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 तो वैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 5 6 7 तो वैलेंसी इज 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, याद है कि नहीं? तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 है तो वैलेंसी हो गई 3। तो अब वैलेंसी मुझे पता लग गया तो फॉर्मूला बनाना तो बहुत आसान है। ये रहा आपका M, ये रहा आपका Cl। M की वैलेंसी होगी 3, Cl की वैलेंसी होगी 1, तो बेटा क्रॉस कर दो, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा MCl3। नेक्स्ट देखो बेटा SO4 2 माइनस है ना आपके पास, तो ये रहा M, ये रहा आपका SO4, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2, ये आपका यहाँ जाएगा, ये आपका यहाँ जाएगा, एंड आपको मिल जाएगा M2SO4 होल थ्राइस। तो केमिकल फॉर्मूला हमने बना दिए। अब कहता है प्रिडिक्ट विद सुटेबल रीजन द नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट M इन जनरल। तो बेटा M जो है वो जनरली किस टाइप के बॉन्ड बना रहा होगा? तो हम देख सकते हैं कि M की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, एंड जब इलेक्ट्रॉन के लॉस एंड गेन से बॉन्ड बनता है ना, जब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्डिंग होती है तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आयनिक बॉन्ड आता है। तो M जनरली क्या करेगा बेटा? M इन जनरल आपकी आयनिक बॉन्डिंग करेगा। यस चलिए How will the electrical conductivity of compounds formed vary with respect to M? तो वो बेसिकली कह रहा है कि यार M ने आयनिक कंपाउंड्स बनाए हैं, उनकी एक बार इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर दो। तो यार हमें पता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया है ना। बट सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस और उनकी मूवमेंट चाहिए। अब सॉलिड स्टेट में जो आयंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं एक दूसरे से, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, तो वहां उनकी मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाती। तो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट मोल्टन स्टेट में या एक्वा स्टेट में दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज द आयंस आर फ्री टू मूव अबाउट, ठीक है। तो सारे पार्ट्स इस क्वेश्चन के हमने डिस्कस कर लिए हैं। चलिए जी बहुत खूब, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अ रेडिश ब्राउन मेटल X, या रेडिश ब्राउन मेटल X से ही पता लग गया कि क्या होगा। व्हेन हीटेड इन एयर गिव्स अ ब्लैक कंपाउंड Y, which when heated in presence of H2 gas gives X back।
ठीक है। तो बेटा आपका जो X हो गया, X हो जाएगा आपका कॉपर, है ना, एंड हीटेड इन एयर तो आपको ब्लैक कंपाउंड मिलता है, वो ब्लैक कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका CuO हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ओके, विच व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ H2 गिव्स X बैक। तो बेटा आप Y को हीट कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ H2, सो CuO प्लस H2 आपको देता है Cu प्लस H2O, है ना, सो यू गेट X बैक, आपको X वापस मिल गया, गिव्स X बैक। बहुत बढ़िया। X is refined by the process of electrolysis. This refined form of X is used in electrical wiring. Identify X and Y. Draw a well-labeled diagram to represent the process of refining of X. तो बेटा हमारे को क्या करनी है, कॉपर की रिफाइनिंग करनी है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी है। बहुत सिंपल है, जो आपका इम्प्योर कॉपर होगा उसको हम अनोड बना देंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द इम्प्योर कॉपर इज द अनोड, एंड जो प्योर कॉपर होगा उसको हम कैथोड बना देंगे। बहुत खूब, ठीक है। अब अनोड पे क्या होता है बेटा, अनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अनोड पे क्या होगा, अनोड पे बेटा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, एंड ऑक्सीडेशन की एक और डेफिनेशन है, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आपके पास इम्प्योर कॉपर है बेटा, ये कैसा कॉपर है, ये आपका इम्प्योर कॉपर है, ये ऑक्सीडेशन करेगा यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड इट विल गिव यू Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये Cu2 प्लस आपके नीचे छपैक 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 छलांग मारेंगे, एंड इनके साथ इंप्योरिटीज भी नीचे जाएंगी, सॉल्युबल इंप्योरिटीज तो घुल जाएंगी, इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज विल सेटल डाउन, है ना, अनोड के नीचे इन द फॉर्म ऑफ अनोड मड। अब होगा क्या बेटा, कैथोड पे, कैथोड पे क्या होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होता है बेटा, रिडक्शन की एक और डेफिनेशन है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो Cu2 प्लस कैथोड पे जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड आपको देगा Cu। ये कैसा कॉपर है, ये आपका प्योर कॉपर है, एंड ये प्योर कॉपर आपका यहाँ पे जाके डिपॉजिट होने लगेगा, इसीलिए विद टाइम आपका अनोड थिन होता जाता है एंड कैथोड आपका थिक होता जाता है। तो ये हमने क्या कर दी, ये हमने रिफाइनिंग कर दी कॉपर की। सिंपल है, आसान है, बहुत बढ़िया यार। चलो देख रहे हो कितने सिंपल क्वेश्चंस है, कुछ भी खतरनाक नहीं है, जो तुम्हें डर लगता है ना, कुछ भी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स इज गिवन इन द टेबल बिलो। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, कहता है आइडेंटिफाई एनी टू पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स दैट विल रिएक्ट टू फॉर्म कंपाउंड्स बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस एंड गेन, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो पहले ढूंढ लो भाई कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, एंड देन बस यहाँ से एक उठाया, यहाँ से एक उठाया, बना दिया पेयर, ठीक है। तो देखो भाई इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कौन रखते हैं, एक तो हो गया आपका Q, है ना, इसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसको लूज कर देगा एक इलेक्ट्रॉन को एंड अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। अगर मैं बात करती हूं बेटा R की, ये तो लूज नहीं करेगा, ये तो गेन करेगा। T की बात करूं, ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। चलिए, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कौन रख रहा है बेटा, R, ये दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी रख रहा है ना, तो R हो गया। U, ये भी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रख रहा है, तो यहाँ पे मैंने U ले लिया। चलो जी, इसका तो ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा है, तो अब एक इलेक्ट्रॉन लूज वाला पकड़ो, एक गेन वाला पकड़ो, बना दो पेयर, ठीक है, बना दो पेयर। देखो मैंने Q पकड़ा, यहाँ से R ले लिया, एक पेयर ये बन गया, Q और U ले लिया, एक पेयर ये बन गया, T ले लिया, R ले लिया, एक पेयर ये बन गया, T ले लिया, U ले लिया, एक पेयर ये बन गया, ठीक है। तो कोई भी आप दो पेयर्स लिख सकते हो आंसर में। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स आइडेंटिफाइड इन ए। तो बेटा हमने चार आइडेंटिफाई करे हैं, है ना, तो इनके फॉर्मूला बनाना तो बहुत आसान है, वैलेंसी तुम्हारे सामने है, कोई भी ले लो। सपोज करो मैं Q और R ले रही हूँ, Q की वैलेंसी 1 हो गई बेटा, R की वैलेंसी 2 हो गई, क्योंकि वो दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी रख रहा है। ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, फॉर्मूला हो गया आपका Q2R। अब कोई और पकड़ लो, सपोज करो T और R ले लेते हैं, तो T और R, T की वैलेंसी हो गई 2, R की भी वैलेंसी हो गई 2, इसको सिंप्लीफाई करके 1 1 कर देंगे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, फॉर्मूला हो गया आपका TR। बाकी दो के भी आप बना सकते हैं बहुत ही इजीली। चलिए बेटा ये क्वेश्चन डन है, तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपके पास 3 पीसेज हैं बिल्कुल साफ सुथरे रस्ट फ्री आयरन के, और आपने उनकी कोटिंग कर दी प्लास्टिक के साथ, ऑयल पेंट के साथ, जिंक के साथ। फिर आपने क्या करा, स्क्रैच मार दिया, एन आइडेंटिकल स्क्रैच इज मेड ऑन ईच पीस, आयरन एक्सपोज हो गया एंड मॉइस्ट एयर के एक्सपोजर में है, 10 दिन बाद चेक करा, ठीक।
exposed to moist air for 10 days and then checked for rust formation. State if rusting will be observed at the point of scratch on the 3 iron pieces. तो बेटा यहाँ आपको रस्टिंग देखने को मिलेगी, यहाँ भी देखने को मिलेगी, बट यहाँ रस्टिंग देखने को नहीं मिलेगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्यों नहीं देखने को मिलेगी? क्योंकि जिंक कहता है कि भाई मैं बड़ा भाई हूँ, आयरन छोटा भाई है, मैं मोर रिएक्टिव देन आयरन हूँ, तो कोई बात नहीं, मेरी कोटिंग पे स्क्रैच आ गया, मेरी कोटिंग खराब होगी, कुछ नहीं होता, बट स्टिल मैं अपना सैक्रिफाइस करता रहूंगा, है ना. बट मेरे छोटे भाई आयरन तक कोई नहीं जाएगा. आई एम मोर रिएक्टिव देन आयरन, मैं अपना सैक्रिफाइस करता रहूंगा, आयरन को सेफ रखूंगा. ठीक है, तो रीजन भी दे दिया हमने. नेम द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू स्टील और आयरन. तो इस प्रोसेस का नाम क्या है बच्चों? बहुत बढ़िया, गैल्वनाइजेशन. बहुत खूब, बहुत खूब. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन कहता है कि आपको रिएक्टिविटी दे रखी है कुछ मेटल्स की. फ्रॉम द लिस्ट अबव आइडेंटिफाई द मेटल या फिर मेटल्स दैट आर लाइकली टू बी फाउंड इन स्टेट, मतलब इन प्योर स्टेट इन द अर्थ क्रस्ट. तो बेटा अर्थ की क्रस्ट में प्योर स्टेट में आपको वो मेटल्स मिल पाएंगे जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है ना, जिनको ज्यादा शौक नहीं है रिएक्ट करने का. दे लाइक भाई सिंगल लाइफ बेस्ट लाइफ. तो अगर मैं गोल्ड की बात करूं, एयर के साथ डज नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं. प्लैटिनम की भी बात करूं, नो रिएक्शन नो रिएक्शन नो रिएक्शन. जबकि ये सोडियम और जिंक तो तगड़े रिएक्शंस दे रहे हैं. तो इन चारों में से किनकी टेंडेंसी है कि यार ये प्योर स्टेट में मिल सकते हैं? जो भाई रिएक्शन नहीं कर रहे, लीस्ट इंटरेस्टेड है रिएक्ट करने में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा गोल्ड, प्लैटिनम. ठीक है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड यार, सिंगल लाइफ बेस्ट लाइफ, हम तुम्हारे साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, मैं अकेले छोड़ दो. चलो जी, डन है बेटा, आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन देखो. अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, ऑल सक्सीडिंग मेंबर्स डिफर बाय CH2 यूनिट. बिल्कुल सही बात है बेटा, होमोलोगस सीरीज में सक्सीडिंग मेंबर्स या सक्सेसिव मेंबर्स का क्या मतलब है? जस्ट नीचे जस्ट नीचे जस्ट नीचे. तो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में CH2 यूनिट का फर्क होता है, बिल्कुल सही बात है. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास. बेटा जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं होमोलोगस सीरीज में कार्बन का नंबर बढ़ रहा है, हाइड्रोजन का नंबर बढ़ रहा है, द मॉलिक्यूलर मास इज इंक्रीजिंग, तो आपके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी आपके इंक्रीज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. The difference in molecular masses between the two successive members is 16U. बेटा ये बात गलत है. दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में CH2 यूनिट का अंतर है. अगर मैं CH2 को देखूं तो कार्बन का मास होता है 12 और एक हाइड्रोजन का मास है 1. दो हाइड्रोजन है तो हो गया 2. ठीक है, तो ये आपका निकल कर आता है 14U, यानी कि सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में 14U का डिफरेंस है, ना कि 16U का. तो ये स्टेटमेंट गलत है. C2H2 एंड C3H4 आर नॉट द सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द एल्काइन सीरीज. अगर मैं एल्काइन की बात करूं तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2. अगर मैं n इज इक्वल टू 2 पुट करती हूँ बेटा तो ये आपका C2H2 निकल कर आएगा. आप देख सकते हैं C2H2, 2 = 4, 4 - 2 होता है 2, तो C2H2. और अगर मैं n की वैल्यू 3 पुट करती हूँ तो ये हो जाएगा आपका C3H3, 2 = 6, 6 - 2 कितना होता है 4, C3H4. तो C2H2 C3H4 है सक्सेसिव मेंबर्स अल्काइन सीरीज की, जबकि यहाँ पे लिखा है कि नहीं है. तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो गई. सिर्फ दो स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है, A एंड B, और ये आपको ऑप्शन A में दिख रहा है. सो द करेक्ट आंसर माय डियर टाइगर्स इज ऑप्शन A. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन कहता है, कंसिडर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द 3 साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स A, B and C given below and select the correct option from the following. तो बेटा देखिए A and C are isomers of hexane and B is benzene. तो बेटा आइसोमर्स की अगर मैं बात करूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए. हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? हेक्सेन माने 6 कार्बन का एल्केन. ठीक, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा C6H14. ठीक है, 6 कार्बन का एल्केन. एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2. यहाँ पे आप 6 पुट कर दो तो C6, 6 × 2 = 12, 12 + 2 = 14, तो C6H12 होता है हेक्सेन. कह रहा है कि A और C जो है हेक्सेन के आइसोमर्स है. देखते हैं भाई, A की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो हो गए. हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन है. भाई कहाँ से हो गया आइसोमर? तो ये स्टेटमेंट तो आपकी गलत हो गई. A इज एन आइसोमर ऑफ हेक्सेन, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत ही हो गई. A इज सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन. हाँ ये थोड़ा ठीक लग रहा है. A आपका सैचुरेटेड यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, साइक्लिक यानी कि बेटा साइकिल है, मतलब रिंग बनी हुई है, हाइड्रोकार्बन है. ठीक है, और B और C क्या है? अनसैचुरेटेड. यस, यू कैन सी मल्टीपल बॉन्ड्स हियर. तो B एंड C आपके अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है. तो द करेक्ट आंसर बिकम्स ऑप्शन C. ऑप्शन C आपका यहाँ पे सही है. चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा.
अगला क्वेश्चन है, मानसी wrote the names of 4 compounds as the first members of their respective homologous series. ठीक है, which name has she written incorrectly? Justify your answer. तो बेटा देखो, मिथेनॉल ठीक है, एक कार्बन का अल्कोहल बना दिया, मिथेनॉल एक कार्बन का एल्डिहाइड बना दिया, ठीक है, मिथेनोइक एसिड एक कार्बन का एसिड बना दिया, ठीक है, मिथेनोन एक कार्बन का कीटोन, कैसे भाई कैसे? कीटोन आपका ये फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, इधर भी आपको कार्बन चाहिए, इधर भी आपको कार्बन चाहिए, तो आप एक कार्बन का कीटोन कैसे बना सकते हो? कम से कम एक कार्बन तो यहाँ लगाओगे, कम से कम एक कार्बन तो यहाँ लगाओगे ना, तो कम से कम आपको 3 कार्बन चाहिए कीटोन बनाने के लिए, बीच में कीटोन, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, तो मिथेनोन तो भाई बिल्कुल गलत लिख दिया मैडम ने। ठीक, चलो जी, तो विच नेम रिटन इनकरेक्टली? मिथेनोन। जस्टिफाई और आंसर कर दिया। व्हाट शुड शी हैव रिटन? तो बेटा मिथेनोन की जगह मानसी दीदी को क्या लिखना चाहिए था? प्रोपेनोन लिखना चाहिए था, 3 कार्बन का कीटोन, प्रोपेनोन। ठीक, चलो आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Rana, while doing certain reactions, observed that heating of substance X with vinegar-like smell with substance Y, which is used as industrial solvent. तो बेटा vinegar-like क्या हो गया आपका? एसिटिक एसिड, तो X क्या हो गया आपका? CH3COOH, ये आपका X हो गया, ठीक है, एंड Y एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, तो Y आपका इथेनॉल हो गया, CH3CH2OH, मैंने इथेनॉल को उल्टा करके लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए जी, ये हो गया आपका X, ये हो गया आपका Y। इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन अ वाटर बाथ, तो बेटा एसिड कैटलिस्ट हमने ले लिया है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, एसिड कैटलिस्ट हमने ले लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ पे आपका वाटर निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपका OH निकलेगा, यहाँ से आपका H निकल जाएगा, वाटर आपका निकल गया, एंड ये जो चीजें बची हैं ये मिल जाएंगी, तो आपको क्या मिलेगा? CH3C डबल बॉन्ड O, देखो CH3C डबल बॉन्ड O, CH2CH3, OCH2CH3, तो बेटा ये क्या बन गया? ये बन गया आपका एस्टर, ठीक है, एंड इस रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, जहां आपका एस्टर बन रहा है। तो कहता है कि भाई आपको इनके बीच में रिएक्शन कराओगे X और Y के बीच में, तो आपको एक स्वीट स्मेलिंग लिक्विड मिलेगा Z, तो एस्टर आपकी स्वीट स्मेलिंग होते हैं, हमारे को बहुत अच्छे से पता है, तो ये आपका Z हो गया, और कह रहे हैं कि Z का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H8O2, इसको भाई चेक कर लो, 1 2 3 4 4 कार्बन, C4 H8 होना चाहिए, 3 2 5 3 8, ठीक है, H8 और O2, बिल्कुल सही बात है, तो Z आपका क्या हो गया? ये एस्टर हो गया। When heated with caustic soda NaOH, जब Z का रिएक्शन बेटा आपने NaOH के साथ कराया, ठीक है, जब एस्टर का रिएक्शन बेटा NaOH के साथ होता है, तो ये आपका सपोनिफिकेशन रिएक्शन कहलाता है, एंड यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको मिल जाएगा CH3COONA, सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा बेटा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड साथ ही में आपको मिल जाएगा CH3CH2OH, यानी कि आपको Y जो है वो वापस मिल गया। तो देखो अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, when heated with caustic soda NaOH, Z gives back sodium salt, ठीक है, and the compound Y. Identify X, Y and Z and illustrate the changes with the help of suitable chemical equations. तो बेटा बता दिया, केमिकल इक्वेशंस दे दी, X, Y, Z भी आइडेंटिफाई कर लिया, शाबाश। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है, अ कंपाउंड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स is most likely to cause the decomposition of baking soda to produce carbon dioxide। तो बेटा बेकिंग सोडा होता है आपका NaHCO3, क्या होता है बेटा? NaHCO3, यानी कि ये क्या है? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, एंड हमें पता है कि जब एसिड का रिएक्शन होता है मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इन फंक्शनल ग्रुप्स में से अगर कोई मुझे एसिड फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल जाए, तो वो बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड दे सकता है, बिल्कुल। तो ये आपका अल्कोहल हो गया, ये क्या हो गया आपका? एल्डिहाइड, ये हो गया आपका कीटोन, ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो यहीं से बेटा आपका आंसर निकल आया, द करेक्ट आंसर इज दिस S, और ये S आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, है ना। कितना सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट आने चाहिए, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, कुछ हुआ नहीं है, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इथेनॉल जो कि C2H5OH है, उसको हीट करते हैं अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा, आपका जो इथेनॉल है वो आपको क्या देगा?
इथेनोइक एसिड CH3COOH, आपके पास CH3CH2OH था, वो CH3COOH में चेंज हो गया। हाउ मेनी कार्बन एटम्स विल द कंपाउंड X कंटेन, तो बेटा X में आपको 2 कार्बन एटम्स देखने को मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया। X का रिएक्शन कराया इथेनॉल के साथ, यानी कि इथेनोइक एसिड का रिएक्शन कराया इथेनॉल के साथ एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो बेटा मैंने जस्ट पीछे आपको बताया है कि इथेनॉल का रिएक्शन इथेनोइक एसिड के साथ करा रहे हैं एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो एस्टर की फॉर्मेशन होगी। रिएक्शन जस्ट अभी मैंने आपको लिखवाया है, तो ये Y आपका एस्टर हो गया। नेम द टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शनल ग्रुप इट कंटेन्स, तो बेटा एस्टर हो गया ये आपका, ठीक है। एंड स्टेट वन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ द टाइप फॉर्म बाय कंपाउंड Y, तो बेटा ये जो आपके एस्टर्स होते हैं स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं। कैसे होते हैं? स्वीट स्मेलिंग होते हैं, ठीक है, फ्रूटी स्मेल होती है इनकी। और फिर कहता है कि कोई वन यूज बता दो, तो स्वीट स्मेलिंग है, फ्रूटी स्मेल है, तो परफ्यूम्स वगैरह में यूज किए जाते हैं। चलो यार आ जाते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। आखिरी क्वेश्चन है हीटिंग एन अल्कोहल विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट्स इन द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव एल्कीन एज शोन बाय द रिएक्शन। तो बेटा हमारे को पता है कि ये जो आपका हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, पानी निकाल देता है। यस, चलिए प्रमिला हीटेड 2 ब्यूटेनॉल, तो बेटा 2 ब्यूटेनॉल आपका क्या होगा? ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन एटम है एंड सेकंड पोजीशन पे आपका OH लगा हुआ है, तो ये हो गया आपका 2 ब्यूटेनॉल। प्रमिला ने 2 ब्यूटेनॉल को हीट करा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो बेटा कह रहा है कि जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं वो बना दो। तो देखो यार होता क्या है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में क्या होता है, OH आपका जिस कार्बन पे कनेक्टेड है उस कार्बन पे आपको ध्यान देना है। यहां से तो OH आपका निकलेगा ही, ठीक है, OH ने तो निकलना ही है। अब OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है ना उसके साथ वाले कार्बन पे आ जाओ। अब इस कार्बन के जस्ट साथ में 2 कार्बन लगे हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो OH निकलता है एंड OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, HOH वाटर निकल जाता है, आपका एल्कीन बन जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका हाइड्रोजन यहां से निकलता है, OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, HOH निकल गया, तो आपको क्या एल्कीन मिल जाएगा? आपको ये वाला एल्कीन मिल जाएगा। यहां से H, यहां से OH और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। बट अगर आपका H इस वाले कार्बन से निकलता है, OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसके साथ वाला कार्बन ये भी है, अगर यहां से आपका H निकला तो डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में आएगा एंड आपको मिल जाएगा बच्चा ये, ठीक है, ये एल्कीन मिल जाएगा। तो ये हो गया आपके पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन, है ना। एंड इसी के साथ बेटा आपका ये सेशन भी होता है खत्म, ठीक है, इसी के साथ बेटा आपका ये सेशन भी खत्म होता है। बहुत बच्चों को ये दिक्कत रहती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की। आपने ये क्वेश्चंस बेटा कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखे होंगे, बट यू वुड हैव नॉट रियलाइज कि अच्छा यार ऐसे क्वेश्चंस आने, और क्या यार, और क्या ही आ जाएगा, और क्या ही आ जाएगा, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बस अच्छे से अगर पढ़ाई करी होगी ना तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लोगे। और ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी एंड आज भी बोल रही हूँ बेटा, संघर्ष से भागो नहीं, संघर्ष में भाग लो, ठीक है। आपके एग्जाम्स आने वाले, मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हो, ये संघर्ष से भागने का टाइम नहीं है, ये उसमें भाग लेने का टाइम है। एंड अगर आपने बेटा उसमें भाग लिया ना तो देखना आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप अच्छे मार्क्स स्कोर करिए, है ना, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा है। आपने बहुत मेहनत करी है, हमें पता है, सबको पता है, बस अब बिल्कुल जी जान लगा देनी है। बस कुछ ही टाइम बचा है, थोड़ा सा टाइम बचा है, नहीं तो ये ना हो जाए ना कि जैसे होता है ना वो 3 इडियट्स का डायलॉग है कि गाड़ी गेट पे थी, ये लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, जो भी जॉब वाला लेटर हाथ में था, बस उस दिन थोड़ी हिम्मत कर ली होती तो आज जिंदगी कुछ और होती। तो बेटा रिसोर्सेज आपके पास हैं, रिसोर्सेज आपके पास है, एग्जाम्स बिल्कुल सामने दस्तक दे रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत और कर लो, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत और कर लो, जिंदगी बदल जाएगी। ठीक, चलिए यार, तो इसी के साथ इस सेशन को फिर हम खत्म करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। समय बहुत ज्यादा कीमती है, मुझे पता है तुमने वैसे भी 2x पे देखना है, तो कितनी देर का ये सेशन होगा? 40 मिनट के राउंड का होगा, 20 मिनट में तुम्हारा खत्म हो जाएगा। कभी भी खाना पीना खाते हुए इसको देख लेना, तुम्हारी बढ़िया से रिविजन हो जाएगी और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का डर खत्म हो जाएगा। तो अगर सारी कहानी क्लियर है, डर भाग गया है, तो नीचे कॉमेंट्स में टाइगर जरूर बना देना। एंड इसी के साथ इस सेशन को मैं खत्म करती हूँ बेटा। आई होप कि आपको इस सेशन से बहुत कुछ समझने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायनारा बच्चों।